नमस्कार। वर्णिका हिंदी के साप्ताहिक कार्यक्रम रविवारीय साहित्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे दलित साहित्य आंदोलन की, दलित विमर्श और उसकी अवधारणा, उसके मूल उद्देश्य की, समकालीन दलित साहित्यकारों की और उनकी रचनाओं और रचना संसार की। हम मराठी साहित्य पर भी चर्चा करेंगे और समाज में हो रही तमाम वैसी घटनाएं जो दलित विमर्श से जुड़ती हैं। आज हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं मेजर प्रोफेसर डॉक्टर उद्धव भंडारे तुकाराम जी। उद्धव भंडारे जी न्यू पनवल स्थित चागू काना ठाकुर कला वाणिज्य और विज्ञान कॉलेज में हिंदी के एचओडी हैं और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हैं। आज इस गंभीर विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उद्धव भंडारे साहब, सबसे पहले वर्णिका हिंदी के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल कि दलित साहित्य आंदोलन की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई, इसकी अवधारणा क्या है, इसके मूल उद्देश्य क्या है, हम यहीं से अपनी बात की शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहूजी महाराज, ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, दशरथ मांझी आदि को प्रणाम करते हुए आपसे अभिवादन करता हूं कि आपने हमें इस मंच को उपलब्ध करवा कर दिया और दलित विमर्श के ऊपर बात रखने का अवसर बहुत दिनों के बाद हमको मिला। देखते हैं एक एक परते खोलते हुए कि उसमें से हमें क्या प्राप्त होता है। दलित विषय के ऊपर चर्चा तो आदिकाल से होती आई है। 1050 से लेकर 1375 के कालखंड में सिद्धों के साहित्य से, बौद्धों के साहित्य से, नाथों के साहित्य से, इस कालखंड में भी जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, इस चातुर्वर्ण व्यवस्था के विरोध में जो तत्कालीन समय में जातिगत निम्न स्तर के कवि थे, उन्होंने उस व्यवस्था का पुरजोर अपने साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से विरोध किया है। उसके पश्चात आते हैं 1375 से लेकर 1700 तक के कालखंड में, जो कि भक्ति काल का कालखंड है हिंदी साहित्य में। उसके अंतर्गत हम रैदास जी को देखते हैं, संत कबीरदास जी को देखते हैं, इन कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से तत्कालीन समय के अंतर्गत जो समाज की एक पिरामिड की तरह रचना थी, जो 4 पिरामिड हैं, सबसे ऊपर वाला, मध्य में 2 और शूद्र वाला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके ऊपर बहुत बढ़िया भाष्य किया हुआ है और उन्होंने उस पिरामिड की व्याख्या जो है या चर्चा जो है बहुत अच्छी तरह से अपने विचारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज एक मीनार की भांति है, जो तत्कालीन समय में भी थी। एक एक जाति मीनार का एक एक तल है। ध्यान देने की बात यह है कि इस मीनार में सीढ़ियां नहीं है। एक तल से दूसरे तल में जाने आने का कोई मार्ग नहीं है। जो जिस तल में है
जन्म लेता है वह उसी तल में मरता है। नीचे के तल का व्यक्ति कितना भी लायक हो, पर ऊपर के तल में उसका प्रवेश संभव नहीं है। इसके विपरीत ऊपर के तल का मनुष्य चाहे जितना भी नालायक हो, उसे नीचे के तल में धकेल देने की हिम्मत किसी में किसी में भी नहीं है। इस प्रकार पिरामिड का एक सामाजिक रचना का ढांचा बाबा साहब जी ने कहा था। तो कबीरदास जी ने भी तत्कालीन उच्च भ्रू कही जाने वाली जाति के पिरामिड को तोड़ने का प्रयास किया। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो मैं, कहकर उन्होंने ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया, न कि सीढ़ियों को। अगर ज्ञानी है तो उसको वो स्थान मिलना चाहिए। रैदास जी ने भी इसी प्रकार इस पिरामिड को तोड़ने का प्रयास किया। अब आते हैं रीतिकाल के अंतर्गत। रीतिकाल एक श्रृंगार काल है जो 1700 से लेकर 1900 तक चलता है। इस कालखंड में जाति के ऊपर विचार करने के लिए समय न मिलने के कारण उतना प्रयास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का कालखंड आता है, अंग्रेज भारत में आते हैं, तब भले स्वार्थ के कारण क्यों न हो, उनके निजी उपयोग के लिए क्यों न हो, पाश्चात्य साहित्य को खोलने का प्रयास किया और वो लेकर आ गए। और गरीब, आदिवासी, दलित, इनके बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात जैसी सत्य है उसी प्रकार हमें भारत के अंतर्गत सबसे पहले दलितों को तवज्जो देने वाले, दलितों को अपने पास बुलाने वाले, दलितों को सही दिशा देने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहीं से महाराष्ट्र के अंतर्गत दलितों की उन्नति और विकास का रास्ता खुल गया। एक वाक्य में मैं यहां जरूर कहूंगा, हर एक व्यक्ति को सही रास्ता तभी मिलता है, राह खुलती है, जब किसी का अपमान होता है। छत्रपति शाहू जी महाराज का भी अपमान हो गया जब वो नदी में स्नान करने के लिए चले गए और उनके यहाँ काम करने वाला ब्राह्मण, जिन्होंने मंत्र पढ़ना योग्य नहीं समझा और नहीं पढ़ा, अलग ही मंत्र पढ़ा, तब उनके पास दूसरा नौकर था, ब्राह्मण ही था, लेकिन उसने बोला कि महाराज ये मंत्र गलत पढ़ रहा है। तब उन्होंने बोला कि क्यों भाई, मेरे लिए गलत क्यों शब्द मंत्र पढ़ रहे हो? तो उन्होंने बोला आप ब्राह्मण नहीं हैं, इसलिए मैं आपको ब्राह्मण के मंत्र नहीं पढ़ सकता। तब उन्होंने उसको, शाहू महाराज जी ने उस ब्राह्मण को वहां से निकाल दिया और उनको वो अपमानित महसूस हुआ। तब जाकर उन्होंने दलितों का उद्धार किया और छत्रपति शाहू महाराज को गरीब लोगों ने अपना मसीहा समझा। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, ये तो आपको मालूम ही है, करने से मना कर दिया। तब जाकर अयोध्या से, उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण को आमंत्रित करना पड़ा। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में रेल से प्लेटफॉर्म पर धकेल दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए स्कूल के दरवाजे के ऊपर बैठना पड़ा। छत्रपति क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को खुद के उनके घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया।
वहीं से शिक्षा के भंडारी द्वार साहब खुल जाते हैं। जी, भंडारी साहब, दलित साहित्य की जो शुरुआत है, जी, एक जैसे फूले साहब हैं या अंबेडकर साहब हैं, एक जी, राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, वे जी। साहित्यकार नहीं है। तो हाँ, हम कह साहित्यकार। सकते हैं कि दलित दलित वो साहित्य का जो जन्म हुआ, ये आंदोलन की शुरुआत हुई, जी, एक सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के बीच से ये आंदोलन शुरू हुआ, जो जी, धीरे धीरे साहित्य का रूप लिया है, और आज तो जी, दलित साहित्य स्थापित हो गया है एक तरीके से। जी, तो इसमें इसमें इसके मूल में क्या ये जाति जो व्यवस्था है वही है? आखिर हीरा डोम, जूठन, अछूत, इस तरह की रचनाएं जी, सिर्फ दलित जाति में पैदा होने वाले साहित्यकार क्यों लिख पाते हैं? हालांकि अ, ऐसे कई रचनाकार हैं जो द्विज समाज में पैदा हुए, उन्होंने भी दलित उत्पीड़न पर रचनाएं लिखी, और लेकिन दलित साहित्य के दायरे में वो रचनाएं नहीं आती हैं। तो हीरा डोम और अछूत में जो पीड़ा है एक दलित समाज की, हुँ। उस पीड़ा को आप कैसे देखते हैं? आज समकालीन जो साहित्य है या जो समाज व्यवस्था है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उसको, उस पर थोड़ी-सी रोशनी आप डालें। उसमें 2 शब्द आते हैं, एक दलित और गैर दलित। दलित द्वारा लिखा गया साहित्य, ये स्वानुभूति का साहित्य है और गलितेतर लेखकों द्वारा लिखा गया साहित्य जो है, वह अनुभूति का साहित्य है। यहाँ 2 शब्द सहानुभूति और स्वानुभूति। इसमें प्रमुख रूप से मुंशी प्रेमचंद जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, यशपाल जी हैं। इन लोगों ने दलित साहित्य के ऊपर अपनी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन हिंदी में 1980 के बाद मोहनदास नेमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान आदि ने जो लिखा, वो सहानुभूति सहानुभूति वाला साहित्य, ये साहित्य उन्होंने भोगा हुआ अनुभव है, या भोगा हुआ यथार्थ है, भोगा भोगा हुआ भोगा सच हुआ है। यथार्थ है, जी, वास्तविकता है। उसी प्रकार का साहित्य जो है मलयालम में लिखा गया, तेलुगु में भी लिखा गया, तमिल भाषा में भी लिखा गया, लेकिन ये साहित्य जो चला गया वो महाराष्ट्र से चला गया। वो धारा जो है महाराष्ट्र से होकर निकली। उसमें शरण कुमार लिंबाड़े जी भी हैं, नामदेव ढसाल जी हैं, शंकरराव खरात जी हैं, बाबूराव बागुल जी हैं, दया पवार जी हैं, दत्ता भगत हैं, माधव कोंडविलकर हैं। इनके साहित्य के माध्यम से अन्य भाषाओं के अंतर्गत ये साहित्य चला गया। हीरा डोम ने जो पहले कवि हैं, स्वामी अच्युतानंद पहले कवि हैं। इन्होंने जो स्वामी अच्युतानंद जी ने कहा कि वेद में भेद छिपा था, हमें मालूम न था, हाल पोशीदा रखा था, हमें मालूम न था, मनु ने सख्त थे कानून बनाए हरिहर, पढ़ना कतई मना था, हमें मालूम न था। इस प्रकार से वेदना और दर्द जो दलित भोगता है, वो गैर दलित नहीं भोग सकता, लिख सकता है, लेकिन वो वेदना, वो दर्द नहीं आएगा।
ये तो हो गया पहले का कालखंड, आदिकाल, मध्यकाल और रीतिकाल। लेकिन आधुनिक काल की व्यथा जो है, पीड़ा जो है, इतना संविधान के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखवाकर रखने के बावजूद भी, कानून व्यवस्था पुख्ता करने के बावजूद भी, न्याय व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था इतनी पर्याप्त होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के अंतर्गत और भारत के अनेक राज्यों के अंतर्गत आज भी कहा जाए तो उतना ही दर्दनाक, उतना ही वेदनामय जैसे एक खान जंगल में सिंह अपने शिकार को नोचता है, उस प्रकार से आज भी उन दलितों को किसी कोने में भारत के नोचने का प्रयास हो रहा, चल रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो चल ही रहा होगा, इसमें दो मत नहीं। लेकिन ये फर्क है कि दलित साहित्य, इसका प्रयोजन, इसका उद्देश्य और शास्त्रीय लोगों ने जो प्रयोजन कहे, उनके प्रयोजन, उनके साहित्य के प्रयोजन में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि ने उन्होंने बोला कि साहित्य का उद्देश्य या प्रयोजन क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणम कलासु च करोति कीर्ति से साधु काव्य निबंधम। भामह ने भी कहा, धर्म यशस्य मानुष्य हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति। धर्म यशस्य अर्थ कृत्य व्यवहार विदेश तर्क्षते कांता संमित उपदेश हुए। इस प्रकार से प्रयोजन उन्होंने कहे, लेकिन सही मात्रा में ये तो हो गया तथाकथित शास्त्रीय पद्धति से जो प्रयोजन कहे गए वो प्रयोजन। लेकिन दलित साहित्य, परंपरागत साहित्य की उन ऊपर वाली जो मैं कही, हमने कहा, वो मान्यता मान्य नहीं करता है, बल्कि उन मान्यताओं को खारिज करता है। क्यों खारिज करता है? इसके पीछे कारण यह है, साहित्य रचना समाज द्वारा चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति को नकारता है। कौन से चार? जो ऊपर पंक्तियों में कही, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसको वो नकारता है दलित साहित्य। और तथा उसके स्थान पर अंधविश्वास, विकृति, रूढ़ियों, परंपराओं, आस्थाओं, भगवान, भाग्यवाद, देवी देवताओं, आडंबरों, पुनर्जन्म का फल, पुनर्जन्म, इन सब को नकारता है। और इसका उद्देश्य बोलता है कि दलित साहित्य मनुष्य की पीड़ा है, उसके दुख दर्द हैं, जिम्मेदार कारकों की पड़ताल है बोलता है। इसका उद्देश्य केवल आनंद प्राप्त करना नहीं, मनोरंजन करना नहीं, मरी हुई संवेदनाओं को कुरेदना है। तार्किक एवं वैज्ञानिक ढंग से परंपरागत भारतीय समाज की धारणाओं का खंडन करता है। यह दलित साहित्य है। वर्ण एवं जाति व्यवस्था को सिरे से खारिज कर उसमें उत्पन्न समाज की विषमता को नकारता है, यथार्थ को प्रस्तुत करता है। ये दलित साहित्य में प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। यहां पर भक्ति की अपेक्षा समाज की बर्बरता है, उसकी विद्रूपता है,
कारुणिक एवं यथार्थ चित्रण है। दलित साहित्य परिवेश एवं समाज का गहरा सरोकार रखता है। किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर अगर होता होगा तो उसको अपनी लेखनी में ये निजी दुख से अधिक समाज की पीड़ा का व्यापक चित्रण है। इसमें मैं नहीं है, लेकिन मैं की जगह पर हम शब्द का प्रयोग करता है। दलित साहित्य साधारणीकृत साहित्य है। ये हमेशा अपने साहित्य के अंतर्गत अपना खुद का दुख या पीड़ा नहीं बताता, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है कि संपूर्ण समाज का दुख दर्द बताना। यह सामाजिक चेतना उत्पन्न करता है। ये सदियों से खोए हुए आत्मसम्मान को प्राप्त करवाकर देना या लौटाना इसका उद्देश्य है। सामाजिक रूपांतरण करना इसका उद्देश्य है। मानवोचित अधिकार दिलाना दलित साहित्य का मुख्य प्रयोजन है। पहले वाले प्रयोजन में जो परंपरागत पद्धति से साहित्य लिखा जाता था वो वाला जो चार ही केवल हैं, लेकिन दलित साहित्य का उद्देश्य जो है ये सब मैंने आपके सामने जो बताया ये है। ये दोनों में फर्क है। भंडारी साहब आपने लेकिन इतना होने के बावजूद भी जी दलित साहित्यकारों के द्वारा होने वाले अन्याय अत्याचार और चेतना निर्माण करवाने के बावजूद भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा न्याय व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया होने के बावजूद भी वर्तमान कालीन समय में दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होना कितनी निडरता है, कितना ढाढ़स है, कितनी हिम्मत है। इतनी ये दोनों दबावों के द्वारा भी, यानी दोनों दबाव होने के बावजूद भी कितनी हिम्मत बढ़ती है और बढ़ रही है, ये काबिले तारीफ है सर। इसका क्या कारण आप देखते हैं? इसके कारण क्या है? इसका जबकि इसमें कुछ और मैं जोड़ दूं कि दलित साहित्य आंदोलन की शुरुआत आजादी के पहले से होती है। फिर बाबा साहब आते हैं, संविधान का निर्माण होता है। दलितों को, पिछड़ों को, यानी जो मनुस्मृति के अनुसार या धर्म ग्रंथों के अनुसार जो शूद्र हैं उन्हें अधिकार संपन्न किया जाता है। वोट के अधिकार मिलते हैं, तमाम तरह के मानवीय अधिकार मिलते हैं। दलित साहित्य से दलित आंदोलन और फिर दलित चेतना का एक बड़ा उभार होता है मंडल आयोग, मंडल के आंदोलन के बाद। और आज राजनीति के केंद्र में दलित विमर्श है। उसके बावजूद आज खेरलांजी जैसी घटनाएं हो जाती हैं। आप क्या देखते हैं? दलित साहित्य आंदोलन ने जो यात्रा शुरू की आजादी के पहले से, वो कहां तक पहुंची? उसका क्या प्रतिफल क्या मिला है? हम कहां पहुंच पाए हैं? क्या हासिल कर पाए? सर काश भारतवासियों को स्कूल में जो पढ़ाया जाता है सर, और जो असली वास्तविकता समाज के अंतर्गत है, जिसे हम रोज जीवन में देखते हैं और भोगते हैं, उसमें एक बड़ी खाई है, दरार है। और इस दरार को अगर मिटाना है, इस खाई को अगर नापना है, केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों के अध्ययन के सिवा इस खाई को पाट नहीं सकते। लेकिन इन शैक्षणिक संकुलों के अंतर्गत बहुत कम मात्रा में शुरुआत में भी और आज भी जो पढ़ाया जाता है उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते, उसकी वास्तविकता तक पहुंच नहीं सकते। अगर पाठ्यक्रम में रखा भी जाता है
तो केवल परीक्षा में पास होने के लिए और मार्क लेने के लिए होता है। लेकिन अगर उन विचारों के और उन सिद्धांतों के और उन धारणाओं के अगर गहराई तक अगर पहुंचना है तो एजुकेशन ही एक मार्ग है, शिक्षा ही एक मार्ग है। उसी के द्वारा इस खाई को पाट सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन शिक्षा लेने के बावजूद भी हिम्मत कम होने वाली नहीं है। उदाहरण आपने चर्चा किया कि खेरलान जी का प्रकरण, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, एक गांव जिसका नाम है खेरलान जी, महाराष्ट्र के अंदर। आदिवासी, अशिक्षित, अविकसित, कोई कल कारखाना नहीं, इस प्रकार से वो एरिया। अगर एकांत पढ़ी लिखी स्त्री जो सिद्धांत और विचार जिसने उस किताबों में पढ़े हैं उसको अमल में लाना चाहती है, संविधान में जो अधिकार दिए हैं उसको अपने जीवन में ढालना चाहती है, तो समाज उसको मान्यता नहीं देगा, समाज को वो खटकेगा ही। क्या करती है वो स्त्री? पढ़ी लिखी है, 2 बेटे हैं, एक बेटी है और एक पति है। सुरेखा भोतमांगे और उसके पति जो कि एक भैयालाल भोतमांगे, ऐसा 4 लोगों का परिवार होता है। और वो जमीन खरीदने के लिए ऐसे एरिया में जाते हैं और खरीदते हैं जो उनके चारों ओर से वो समाज है जिनको विचार, संविधान और सिद्धांत किसी काम के नहीं है, चौराहे पर टांग दिए जाते हैं। इसको जोड़कर मैं अभी एक बात बता दूं कि पहले जाति जो थी वो गांव में थी, लेकिन वो रूप उतना भयानक नहीं था सर। लेकिन जाति वहां से निकलकर शैक्षणिक संकुलों में घुस गई है सर। ये बड़ा खतरनाक है। जाति जब तक दिल में रहती है बड़ी अच्छी रहती, सुरक्षित रहती है, लेकिन जाति दिमाग में जब घुसती है बड़ा खतरनाक रूप लेती है। और इसने वो रूप ले लिया है। उन्होंने वो कुछ जमीन वहां पर खरीदी, खरीदने के बाद उसके चारों साइड में उन लोगों के खेत थे और उसी खेत में इस सुरेखा भोतमांगे का या भैयालाल जी का खेत था। कुछ दिन ठीक तरह से चला, लेकिन इस कुछ दिन जो चला इसके बीच में बहुत कुछ हुआ। इन्होंने उनको बिजली नहीं दी गांव से घर को लगाने वाली। इन्होंने जो झोपड़ी बनाई थी उसी झोपड़ी में ये रहे ऐसी अपेक्षा थी, इन्होंने उसको पक्का ईंट का घर बनाने नहीं दिया, उसकी इजाजत नहीं दी। नहर का पानी जो सार्वजनिक रूप से आता है उसको खेत में वो उसको देने नहीं देते थे। उसको पीने के लिए सार्वजनिक कुएं से पानी भरने नहीं देते थे। ये कुछ भी नहीं हुआ जो ना,
जो अप्रत्यक्ष रूप से ये चीजें हो रही थी, फिर भी ये परिवार कुछ नहीं बोला, प्रतिक्रिया नहीं दी, विरोध नहीं किया। अब उनको लगा कि हम इतना उसके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ये प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है, या प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है, विरोध क्यों नहीं दे रहा है, बोलने क्यों नहीं आ रहा है। उनकी अपेक्षा थी कि इतना करने के बाद वो कुछ तो बोले और आए हमसे पूछने के लिए, तब हम बता देंगे। लेकिन इन्होंने इतनी चीजें होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, विरोध नहीं किया। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसके खड़े खेत में अपने मवेशी छोड़ना शुरू कर दिया, जानवर छोड़ना शुरू कर दिया। अब तो बोलेगी, अब तो विरोध करेगी। पूरी फसल जो पकी हुई थी नेस्त नाबूद करते थे। चार लोग थे खाने वाले, तो क्या अगर फसल समाप्त हो गई एक समय की तो क्या खाएंगे। इसके ऊपर अब इतना हो गया तो उन्होंने संविधान का रास्ता अपनाया और उन्होंने पुलिस में तकरार दे दिया। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया, संविधान का रास्ता अपनाया, लेकिन पहली बार पुलिस ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और कुछ इंक्वायरी भी नहीं की। ये प्रशासनिक व्यवस्था का भी यहां पर वास्तविक रूप सामने आता है। तत्कालीन समय में विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री थे और हमारे आर पाटिल आबा कहते हैं उनको, गृह मंत्री थे, और ये एन राय पुलिस आयुक्त थे। ये जिम्मेदार 3 व्यक्ति, और इनके कालखंड में ये घटना घटित हुई। तब पहली बार उन्होंने पुलिस में तकरार की, लेकिन इतना इतना होने के बावजूद पुलिस ने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब थोड़ा उनको गुस्सा आया, पुलिस में ये तकरार क्यों दिया, इसके लिए गुस्सा आया। तो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते थे। तब जाकर उन्होंने उसके नजदीक रहने वाले एक रिश्तेदार को पकड़ा और रिश्तेदार को मारा, टॉर्चर किया, जातिवाचक शब्द बोले। तब दूसरी बार ये पुलिस स्टेशन में गए तकरार देने के लिए। तब जाकर पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की उन लोगों की और पुलिस स्टेशन में लेकर चले गए। पुलिस स्टेशन में लेकर चले गए, ये बाहर निकले और गाड़ियों में बैठे अपने गांव जाने के लिए। उनके पीछे पीछे जमानत लेकर ये भी निकले। इतना क्विक निर्णय होता है प्रशासन का, और उनको जमानत मिलती है और वो गांव चले जाते हैं उनके पीछे पीछे। तब 29 सितंबर 2006 तारीख है ये तारीख नहीं, ये महाराष्ट्र के विकास, उन्नति, इसके ऊपर एक धब्बा है। केवल महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश, भारत देश। 29 सितंबर 2006 शाम 6 बजे दूसरी बार पुलिस स्टेशन में क्यों गए और हमको जमानत लेनी पड़ी और पैसे देने पड़े। इस गुस्से से लाल होकर शाम के 6 बजे लगभग 70 मर्द और औरतें, युवा, लड़के लड़कियां ट्रैक्टरों में बैठकर भूत मांगे के घर में आ गए साहब। कल्पना कर लेना, 2 लोग अगर हमारे घर के सामने आते बात करते तो हमको डर महसूस होता है। ट्रैक्टर भर के सर। तब सुरेखा का पति जो है भैयालाल भूत मांगे, वो खेत में काम करने के लिए गया था और घर में 2 लड़के
एक लड़की और स्वयं सुरेखा, ऐसे 4 लोग थे और इतने लोग आ गए। तब इनको घर से बाहर निकाला, चारों को। उसमें 2 लेडीज थी और 2 जेंट्स थे, यानी लड़के थे सुरेखा के, और एक लड़की थी। दोनों लेडीज के उन्होंने कपड़े उतार दिए, निर्वस्त्र कर दिया। कैसा ढाढ़स होगा। उसमें स्त्रियां भी हैं, अन्य स्त्रियां भी हैं, और उन 2 बच्चों को जो कि भैयालाल के हैं, यानी सुरेखा के हैं, उन दोनों को उनके ऊपर बलात्कार करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया। तब जाकर उनका वो अंग उन्होंने क्षत विक्षत कर दिया। कल्पना कर लेना की कैसा, मराठीमध्ये कैसी वेदना होगी, कैसा दर्द होगा वो, कैसी पीड़ा होगी। और उनको फिर घर के बाहर निकालकर निर्वस्त्र अवस्था में जो बैलगाड़ी होती है लकड़ी की, उसको बांध दिया गांव में और घसीटते हुए लेकर जाने लगे। घसीटते लेकर जाते 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 उन दोनों औरतों के ऊपर बलात्कार भी हो गया। शरीर से पूरा खून हाथ पैर से निकलने लगा और शाम होते होते उन चारों शवों को उन्होंने गांव के बाजू से बहने वाला नहर जो है उसमें मृतावस्था में डाल दिया। ये चित्कार जब गांव घर से निकलकर रास्ते पर, गांव के रास्ते पर हो रही थी, भैयालाल भूत मांगे भागते भागते ये शोर कहां से आ रहा है बोल के आ गया, लेकिन वो भी डर गया। अगर काश वो भी अगर चला जाता तो मर जाता। बाजू में ही एक पेड़ था या कुछ चीजें थी, उसको सटकर जो दिखाई न दे, ऐसी अवस्था में अपनी आंखों से अपने घर के 4 सदस्यों के साथ 70 मर्द औरतें किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये देख रहा है। उसका दर्द कैसे होगा, जो भोग रहे हैं उनका दर्द कैसे होगा, कैसी वेदना होगी, कैसी पीड़ा होगी। और फिर वो वहां जाने के बजाय अपने पास वाले एक रिश्तेदार के यहाँ यानी दुलासा में भागकर चला जाता है और वहां से पुलिस को फोन करता है। जी, और पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस नहीं आती सर। जी, उद्धव भंडारी साहब, जी ये पीड़ा, दलितों की ये पीड़ा, जी दलित होने की सजा है। और जी यही जो पीड़ा है, जो वेदना है, जो संवेदना है, वो साहित्य में, दलित साहित्य के रूप में उभर कर सामने आता है। जी हम लोगों ने आज दलित साहित्य पर एक चर्चा रखी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इस पर घंटों, कई कई दिनों तक विमर्श हो सकता है, बातचीत हो सकती है। दलित साहित्य का एक लंबा इतिहास है और आप अब तो बहुजन साहित्य का कॉन्सेप्ट भी, की अवधारणा भी सामने आने लगी है। इनकी भी पीड़ा है, स्त्री विमर्श भी है। स्त्री जो भोगती है, जो सच, जो यथार्थ है, उसके साथ वो जितना अच्छे ढंग से लिख सकती है, दलित अपनी वेदना को जितने अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, उतना गैर दलित साहित्यकार नहीं। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो दीजिए इजाजत। नमस्कार, जी शुक्रिया। सर। जय